पहनना है, ऐसा कोई प्रोविजन राइट। कंपनी अपने हिसाब से सूटेबिलिटी के हिसाब से जो कॉमन जो कलर इस्तेमाल लोग करते हैं उसी का इस्तेमाल कंपनी भी करती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सेफ्टी ऑफिसर के लिए सेफ्टी हेलमेट कैसा होता है, ग्रीन होता है, सभी को पता है, आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो कि सेफ्टी ऑफिसर का जो हेलमेट का कलर होता है वो ग्रीन होता है। ये सामान्य कलर है, मैक्सिमम कंपनी यही कलर फॉलो करती है, कुछ कंपनियां हैं जो अलग करती है, नहीं तो 99% कंपनियां ग्रीन हेलमेट फॉर सेफ्टी इस्तेमाल करती है। आप नोट भी कर सकते हैं। ग्रीन कौन पहनता है, सेफ्टी ऑफिसर। ग्रीन के बाद व्हाइट, तो व्हाइट हेलमेट कौन पहनता है, तो व्हाइट हेलमेट पहनता है इंजीनियर और सुपरवाइजर। तो आपको लिख लेना, ग्रीन और ग्रीन के सामने लिख लो सेफ्टी ऑफिसर, और उसके बाद व्हाइट के सामने लिख दो इंजीनियर और सुपरवाइजर। तो ये कॉमन कलर मिलता है। उसके बाद है रेड, तो रेड हेलमेट जो है दो आदमी पहनता है, एक फायरमैन पहनता है और एक इलेक्ट्रिशियन भी पहनता है। ये दोनों के लिए कलर जो है रेड है, लेकिन इन दोनों का जो कलर जो है, जो हेलमेट का बनावट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फायरमैन का थोड़ा अलग बनावट होता है और इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा अलग, लेकिन ये लोग ऐसे पहनते हैं। फायरमैन जो पहनता है वह हेलमेट जो है रेड, और इलेक्ट्रिशियन हेलमेट रेड। तीन कलर आपके सामने आ गया, ग्रीन फॉर सेफ्टी ऑफिसर, व्हाइट फॉर इंजीनियर सुपरवाइजर, और रेड फॉर फायरमैन और इलेक्ट्रिशियन, याद रखो। और चौथा होता है येलो। येलो कलर का यानी पीला कलर का हेलमेट अक्सर वर्कमैन पहनते हैं, राइट। पीला कलर का हेलमेट जो है वर्कमैन पहनते हैं, कोई भी वर्कर जो है उसको पीला हेलमेट दिया जाता है, लेकिन किसी किसी कंपनी में ब्लू भी दिया जाता है, बाकी लोग तो येलो और ब्लू क्यों रहता है समझ लीजिए। किसी किसी कंपनी में ऐसे येलो भी दे सकते हैं आप, ब्लू भी कुछ कंपनी देता है। तो जो वर्कमैन में एक स्किल वर्कर होता है, टेक्निकल वर्कर, जैसे जो दीवार जोड़ने वाला मिस्त्री है, प्लास्टर करने वाला मिस्त्री है, वो सब स्किल में काउंटिंग होता है, उनके लिए होता है येलो। और जो हेल्पर है, जो सिर्फ सामान को शिफ्ट करता है, मदद करता है, सहायक है, उसके लिए होता है ब्लू। तो किसी किसी कंपनी में रहता है येलो और ब्लू, नहीं तो अधिकतर कंपनी में येलो ही रहता है वर्कमैन का। ये कलर होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा ताकि कहीं भी कोई पूछे तो आप इसे बता सकते हैं। कोई डाउट किसी को? सर ऑरेंज कलर का है वो किस में? आप कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में लिख लो ग्रीन, ग्रीन के सामने सेफ्टी ऑफिसर, उसके नीचे लिख लो व्हाइट, व्हाइट के सामने इंजीनियर और सुपरवाइजर, उसके नीचे लिख लो रेड, रेड के सामने इलेक्ट्रिशियन या फायरमैन, और उसके नीचे लिख लो येलो, येलो के मतलब वर्कमैन। और कहीं कहीं क्या होता है, उसी के नीचे ब्रैकेट में लिख लोगे कि स्किल वर्कमैन के लिए येलो और अनस्किल वर्कमैन के लिए सामान्य सी बात। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सामान्य सी बात है, सब रिक्वायरमेंट नहीं है गूगल का फोटोग्राफ से, इसलिए ऐसा है, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, लोग रेट पे ही बात करें। अब आप देखिए ये गूगल्स है, सेफ्टी गूगल्स। पहला वाला जो है वो बॉक्स गूगल्स बोलते हैं, मतलब चश्मा के ऊपर चश्मा पहनने के लिए पहला वाला का इस्तेमाल होता है इसका। ये प्रायः केमिकल वगैरह में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो व्यक्ति चश्मा पहनता है उसको पहनाने के लिए इसका इस्तेमाल। तो ये केमिकल वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि पूरे फेस को, आपको आई को प्रोटेक्ट करता है, पूरा आपकी स्किन से चिपक जाता है कि ऊपर से कोई केमिकल अंदर आपकी स्किन में ना जाए। तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए बॉक्स गूगल्स, और ये सामान्य गूगल्स है, आप ऐसे कोई काम करना है तो आप सामान्य तरीके से इसको आप पहन सकते हैं, राइट। तो ये सामान्य गूगल्स है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, राइट। तो इसका भी उपयोग आप करेंगे। और इसके बाद जो है बॉक्स गूगल्स के बाद जो सामान्य गूगल्स है वो कहाँ पहनेंगे, जैसे कुछ कुछ कंपनियां होती है बोलते हैं बिना चश्मा का प्लांट में नहीं काम करना है, उनको 100% चश्मा चाहिए। और कहाँ
जैसे कोई ड्रिल कर रहा है, कोई तोड़ रहा है, कुछ फोड़ रहा है, डस्ट है, तो आंखों में प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए सामान्य गूगल्स। और वही कोई वेल्डर का हेल्पर है तो उसके लिए ब्लैक गूगल्स, पूरा ब्लैक। तो अलग अलग चश्मा का उपयोग आपको करना है, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग एक लाइन में जानेंगे सामान्य तरीके से कि आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा का उपयोग किया जाता है। किसी को कोई सवाल? वेल्डर को चश्मा नहीं, वेल्डर को ब्लैक चश्मा नहीं, सुनो, वेल्डर को ब्लैक चश्मा नहीं, फेस शील्ड रहता है, उसमें ब्लैक ग्लास रहता है। तो जब वेल्डिंग मारते हैं ना आप, तो वेल्डिंग मारते हैं तो आप वेल्डिंग के पार्ट को आप देखेंगे जहां पे वेल्डिंग हो रहा है वो दिखेगा ही नहीं, इतना तेज लाइट रहता है। लेकिन जो वेल्डर का चश्मा रहता है उसका 4 to 5 दिन जो कैपेसिटी, एकदम ब्लैक अंधेरा, उसको ऐसे आप पहनेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा बाहर। वो इतना हेवी चश्मा होता है कि वो पहन के आप देखेंगे ना तो वेल्डिंग लोहा कितना पिघल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, वो सब दिखता है, इसीलिए उसको ब्लैक दिया जाता है। नहीं तो वेल्डिंग मारेगा तो सिर्फ आपको चिंगारी दिखेगी, लाल कलर का लावा या व्हाइट कलर का जो भी आग निकल रहा है वो दिखेगा, लेकिन क्या वेल्डिंग हो रहा है आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो चश्मा पहन लेंगे ना तो दिखेगा कि कहाँ मेटल जो है पिघल रहा है, मेल्ट होकर कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ टूट रहा है। तो इसके लिए उसको ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक रहता है जो दिखता है। नहीं तो आप कोई वेल्डिंग मारते हैं तब देख पाते हैं, जब बंद करते हैं तब देखते हैं कहाँ जुड़ा कहाँ नहीं जुड़ा। आप देखते हैं ना, जब तक चल रहा है तब इतना तेज लाइट रहता है कि दिखाई नहीं देता। तो क्या है उसका कि आपको ब्लैक गॉगल्स रहता है, ब्लैक फेस शील्ड में लगा रहता है, तो उससे दिखाई पड़ता है कि वेल्डिंग जो हो रहा है कितना हुआ कितना बाकी है, लाइट को अरेस्ट कर देख पाए। और आंखों में भी बहुत तेज होती है, सुरक्षा है ही नहीं, दोनों काम होगा। एक तो जो वेल्डिंग हो रहा है वो दिखेगा, अब प्लस में इतना तेज उसकी रोशनी है जो आंखों को भी नुकसान करेगा, तो जिसके लिए वो रोशनी को क्या करता है, खत्म कर देता है, आने नहीं देता है आपको, जिससे आपको सुरक्षा बढ़ जाती है। किसी को कोई सवाल नहीं है? चलो, तो ये आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा है। अब इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान में लोग समझ गए कि N95 मास्क होता है, उसमें फिल्टर होता है, कहीं फिल्टर नहीं होता है, सबके बारे में लोग जो है डिटेल में जान गए, बहुत अच्छे से जान गए। क्यों? कोविड-19 ने हमको सिखा दिया, राइट। तो ये मास्क है, मास्क का इस्तेमाल देखो, सामान्य मास्क, ये पहला वाला जो मास्क है ये फिल्टर वाले मास्क है, अच्छे कैटेगरी के मास्क है। तो ये इसका इस्तेमाल जो है ना, कोई भी मास्क हो, देखो ये वीनस का मास्क है, जो 3M जो कंपनी है वो मास्क बनाती है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मास्क आता है। तो सवाल ये है, देखिएगा ध्यान से, कि मास्क को कहाँ पहनना है। जैसे मान लीजिए फाइन डस्ट है तो उसके लिए अलग टाइप का फिल्टर वाले मास्क हमको पहनने पड़ेंगे। सामान्य सी बात है, कोविड-19 वगैरह में हम लोग कौन सा मास्क पहनते थे? सर्जिकल मास्क। N95 तो बहुत महंगा है, उसमें किसी ने बोला पहनना है, किसी ने बोला नहीं पहनना है, राइट। सर्जिकल, यस, ये सर्जिकल मास्क किसको बोलते हैं, ये डॉक्टर वगैरह ज्यादा पहनता है, तो इसको बोलते हैं सर्जिकल मास्क। तो इसका उपयोग हम लोग सामान्य तरीके से करते हैं। अब इसमें थोड़ा अच्छे अच्छे भी मास्क होते हैं, कपड़ा के भी मास्क हम लोग पहने, राइट। तो अलग अलग मास्क का इस्तेमाल किया। तो नोज मास्क का इस्तेमाल, स्पेशली ये सब मास्क है, डस्ट जो है ना, किस टाइप का डस्ट है, उस डस्ट को हिसाब से हम लोग मास्क डिसाइड करते हैं। यदि बहुत फाइन डस्ट है तो थोड़ा क्वालिटी का मास्क तो डस्ट को फिल्टर कर पाए, मोटा डस्ट है, सामान्य डस्ट है, उसको मतलब कितने माइक्रोन का डस्ट है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो मास्क का बहुत अहम रोल है कि हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे तो नोज मास्क आपको किसके लिए पहनना है? डस्ट या अन्य कोई जीवाणु विषाणु जो भी है उनसे बचने के लिए हमको मतलब मास्क का इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए ईयर प्लग है और दूसरा है ईयर मफ, इसको ईयर प्लग बोलते हैं, इसको ईयर मफ बोलते हैं। यह जो है ना, ये आप पूरा दबाओगे तो एकदम छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा उसको कान में डाल दो और छोड़ दो, फिर वापस से फूल जाता है, कान को आपको सील कर देता है, बाहर के साउंड को अंदर नहीं जाने देता है।
और ये भी आप देखे हो जैसे हेडफोन लगा के आप सुनते हो ऐसा ये होता है। इसको आप पहन लीजिए, अंदर नहीं जाने देगा, आप वहीं पे आपको ये रुका लेगा। तो ये साउंड को कम करता है। जैसे मान लीजिए कि अधिक साउंड आ रहा है तो क्या कीजिएगा आप वहां, तो वहां पे आपको हियरिंग प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और सवाल ये है कि कितना साउंड होगा तो काम चल जाएगा। तो जो इंडिया में गाइडलाइंस है 85 डिसिबल साउंड का मात्रा क्या होता है, डिसिबल, डीबी। 85 डिसिबल साउंड आ रहा है तो हम काम कर सकते हैं। उससे कम साउंड आ रहा है तो इससे ज्यादा साउंड आ रहा है तो हमको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो दो प्रोटेक्शन ले सकते हैं। पहला प्रोटेक्शन क्या हो सकता है कि या तो हम मशीन में कुछ ऐसा तकनीक लगाए, वही हायरार्की ऑफ कंट्रोल, इसको हम लोग कुछ कम करें साउंड को। जैसे मान लीजिए पहले अपना जनरेटर सेट चलता था, आज जो है साइलेंट डीजी आया तो उसके कंपेयर में बहुत कम साउंड हो गया ना। तो तकनीक लगा करके हमने क्या किया, व्यवस्था को इंप्रूव कर दिया। तो पहले तो कोशिश करेंगे और कुछ नहीं हुआ, अंतिम विकल्प अपने पास क्या है, पीपीज का उपयोग करके हम लोग साउंड को कम कर सकते हैं। तो ये पहनेंगे तो आपको साउंड आपके कानों में कम जाएगा। तो जहां अधिक नॉइस वाली, क्या बोले, किसका साउंड, वो बताना मुश्किल है हेलीकॉप्टर का साउंड कितना होगा, लेकिन हो सकता है अधिक, उसमें कोई ये नहीं है, ज्यादा ही होगा क्योंकि बहुत तेज साउंड रहता है। तो आउटसाइड में और ज्यादा आवाज रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को नोट, ठीक है, एजेंडा पे ही रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग को 85 डिसिबल साउंड एक्सेप्टेबल है इंडिया में या चाहे अपना वर्क प्लेस पे। तो 85 से ज्यादा साउंड होगा तो हम लोग को सुरक्षा करना है, और 85 से कम होगा तो हम सामान्य तरीके से काम कर सकते हैं, उसमें कोई कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग पहले कोशिश क्या करते हैं, उस मशीन का ही साउंड कम रहे तो ज्यादा बेटर है। पीपीज तो अंतिम विकल्प है, नहीं हो रहा है मशीन का साउंड कम तो अंत में हम लोग को पीपीज पढ़ना ही पड़ता है। तो इसका काम क्या है, कानों की सुरक्षा करना। आपको अधिक साउंड जो है आपको कानों तक नहीं पहुंचने देगा, हियरिंग लॉस से आप बचेंगे। उसके बाद ये है फुल बॉडी हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट पहले बोला जाता था, अब सेफ्टी बेल्ट नहीं बोला जा रहा है, अब फुल बॉडी हार्नेस बोला जाता है। पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कुछ इसमें पार्ट पुर्जा है जिसका नाम जानना आपको जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले जो लोहे का ये पार्ट दिख रहा है इसको लिनियार्ड बोलते हैं, स्नेप हुक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेप हुक। और इसी को हम लोग किसी मजबूत पॉइंट के साथ में एंकरिंग करते हैं, राइट। कहीं भी हम लोग को हाइट पे काम करना होगा तो इसको एंकरिंग करते हैं, तो इसको स्नेप हुक बोलते हैं। और ये लंबी रस्सी जो है, इस रस्सी को हम लोग लिनियार्ड बोलते हैं, लिनियार्ड, राइट। इस रस्सी को लिनियार्ड बोलते हैं, तो स्नेप हुक बोलते हैं। और यहाँ पे एक बॉक्स जैसा दिख रहा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है, इसको हम लोग शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं। ऊपर से आप गिरते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपके बॉडी पे झटका नहीं लगने देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्नेप माफ करिएगा, शॉक अब्जॉर्बर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी पूछता है इस फुल बॉडी हार्नेस में लिनियार्ड की लंबाई कितनी होगी, तो क्या बोलेंगे, 1.8 मीटर। 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ये रिक्वायरमेंट है, राइट। तो कुछ पार्ट पुर्जा का नाम जानना हमें जरूरी है, जो मैंने आपको दिखाया। और है इसमें, यहां से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। देखिए, कोई व्यक्ति है जो फुल बॉडी हार्नेस पहना है और यहाँ पे फोटोग्राफ जो है ना, सामने से और पीछे से दोनों तरफ से है, तो दोनों को हम लोग समझ लेंगे कि आगे पीछे से कैसे कैसे पहनते हैं, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊंचाई पे कार्य करने के लिए हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना पड़ता है। और
ऊंचाई कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर या उससे ज्यादा जब हाइट होगा तो हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना अनिवार्य हो जाता है। तो 1.8 मीटर के ऊपर हम लोग को फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, फुल बॉडी हार्नेस को हमेशा किसी मजबूत पॉइंट से एंकरिंग करना है। हम लोग बार बार बोलते हैं, जैसे ऐसे जगह पे आप मत एंकरिंग करो गिरो तो रस्सी या लाइन ही टूट जाए और आप नीचे चले जाओ। यानी आपको एंकरिंग करते समय इतना ध्यान देना है कि बाई द वे मैं गिरता हूं यहां से, तो गिरता हूं तो ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि हमको रोक ले। मतलब ये हुक जहां पे आप लगाए हो तो ऊपर से गिरोगे तो आपका लोड ले ले, ऐसा पॉइंट मजबूत होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। अब देखिएगा हाथ में जो ये पकड़ा हुआ है इस व्यक्ति ने, तो हाथ में पकड़ा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेप हुक, राइट, स्नेप हुक बोलते हैं। और यही एंकरिंग होता है, चाहे इसके फोल्डिंग के पाइप में हो, चाहे लाइफलाइन में हो, चाहे कोई भी एंकरिंग पॉइंट हो, वहां पे जाके अटैच होता है। ये रस्सी जो दिख रही है इस रस्सी को हम लोग लिनियार्ड बोलते हैं। और इस लिनियार्ड की लंबाई कितना होता है, मैक्सिमम 1.8 मीटर होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पीछे में जो बॉक्स जैसा लगा है ये, इसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। यदि आप ऊपर से गिरेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आपके शरीर में झटका लगने से बचाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शॉक ऑब्जर्वर। उसके बाद पीछे में आप देखेंगे ये डी हुक है, पीछे में जो है डी हुक है, और इस डी हुक को इसी के साथ जो है लिनियार्ड अटैच रहता है जो पीछे में लगा रहता है। और आप अलग अलग नाम है, जैसे सामने जो एक स्ट्रिप लगी हुई है तो इसको चेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं, पैर में जो लगा हुआ है इसको लेग स्ट्रिप बोलते हैं। और ये कितना टाइट और कितना ढीला होना चाहिए, तो कहा जाता है कि 4 उंगली इसके अंदर से घुस के आराम से मूवमेंट कर जाए, मतलब बहुत ढीला भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल जो बोलते हैं ना, जैसे आप पैंट पहनते हो तो थोड़ा लूज पहनते हो, तो ऐसे ही भी समझ लो होना चाहिए, थोड़ा ढीला, कि आपको पूरा कसे नहीं, आप कंफर्टेबल रहो, तो ऐसे फुल बॉडी हार्नेस पहना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो फुल बॉडी हार्नेस पहनने का सही तरीका ये है। और नाम इक्विपमेंट का आप थोड़ा ध्यान देंगे, हाथों में जो लिया है उसको बोलते हैं स्नेप हुक, जो जाके एंकरिंग होता है। जो रस्सी ये आ रही है इस रस्सी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियार्ड। और यहाँ पे जो बॉक्स जैसा दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। पीछे डी हुक है, और एक एक पट्टी का नाम ले तो लेग स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप, शोल्डर स्ट्रिप, अलग अलग नाम हो गया। अक्सर लोग इंटरव्यू पूछ देता है कि शॉक ऑब्जर्वर क्यों लगाता है, तो जैसे मान लो ऊपर से गिरोगे तो झटका लगेगा ना, तो ऊपर से गिरोगे तो शॉक ऑब्जर्वर खुल जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तब तो झटका लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। तो ये फुल बॉडी हार्नेस में पहनने में इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 1 मीटर होता है, शॉक ऑब्जर्वर की लंबाई जो है मैक्सिमम 1 मीटर होता है, राइट। और ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खुलता है ताकि आपके ऊपर झटका ना लगे, राइट। तो आप लिख सकते हैं, या मैं एक वर्केट हेड जो लिखा, वर्केट हेड का जो मटेरियल है उसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। आप वर्केट हेड का स्लाइड पढ़िए, उसमें सभी की जानकारी उसमें लिखी गई है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और जो पहचानने वाली चीजें है ना, ये तो आपको देख के ही पहचानना पड़ेगा ये क्या है, ये तो लिखवाने से कैसे पता चलने वाला है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि देख के ये चीज है, 2 ही 3 चीज इसमें याद रखना है। हाथ में लिया हुआ स्नेप हुक है, एंकरिंग होता है, ये लिनियार्ड है रस्सी, पीछे शॉक ऑब्जर्वर है, ये डी हुक है, बाकी तो आप याद रहेगा लेग स्ट्रिप, चेस्ट स्ट्रिप और शोल्डर स्ट्रिप। तो ये याद रखने का है, पहचानना ही है, बिना पहचाने कोई उपाय नहीं है। तो आप वर्केट हाइट वाला चैप्टर को क्लब कर लो और उसके साथ इसको लिंक कर लो, ठीक है। चलिए, हाँ देखो आप लिखवाने को बोल रहे थे, आ गया, यहां से आप ले सकते हैं। लेग स्ट्रिप नीचे वाला पार्ट, राइट, ये आपका वेस्ट, चेस्ट आपका डोर्सल डी रिंग, डी हुक जो मैं पीछे बोला, तो इस तरह से नाम भी आपके सामने कुछ आ गया जो आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये जो मैं लिखने को इसलिए मना करता हूं यहाँ पे ना, ये याद रखना है, याद रखना ही पड़ेगा, जैसे बोलते हो ना प्रैक्टिकल करना, यही प्रैक्टिकल, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि कौन क्या किसका क्या नाम है, बहुत जरूरी है। तो ये आप
जब फुल बॉडी हार्नेस पहन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। बहुत जरूरी है इसको पहचानना। इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस, और फुल बॉडी हार्नेस के कुछ निम्नलिखित नाम है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो मैंने आपको बताया सामान्य शब्दों में, उतना डीप में मैं नहीं गया, और जरूरत भी नहीं है, जो जैसे मैं बोला उतना जानकारी रहना जरूरी है। अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल अरेस्टर सिस्टम। रिट्रैक्टेबल वायर रोप, समझिएगा बात को ध्यान से। ये क्या करता है? यदि आप रूफ सीट वगैरह पे काम करते हैं ना, जैसे सिंपल से समझो, जो आपका फुल बॉडी हार्नेस है, तो फुल बॉडी हार्नेस है तो कितना उसका लंबाई है? 1.8 मीटर। तो 1.8 मीटर का फुल बॉडी हार्नेस पहन के आप कहां कहां घूमोगे? मतलब 1.8 मीटर त्रिज्या वाले ब्रिज पे आप घूम सकते हो, राइट? 1.8 मीटर इधर है, 1.8 मीटर इधर। मतलब जो आप ब्रिज बनाओगे उसका त्रिज्या कितना होगा? 1.8 मीटर, यही होगा ना फुल बॉडी हार्नेस के हिसाब से। यस, लेकिन यदि आपको किसी सीट पे, रूफ सीट पे काम करना है, किसी छत पे काम करना है, बड़ा मूवमेंट करना है, 5 मीटर 7 मीटर जाना है, तो कैसे जाओगे? बार बार फुल बॉडी हार्नेस खोलो और बांधो, खोलो और बांधो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इक्विपमेंट बहुत अच्छा आता है जिसका नाम है रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल अरेस्टर सिस्टम। ये कैसा है? जस्ट लाइक सीट बेल्ट होता है। आप फुल बॉडी हार्नेस इसमें क्लीन करो, जहां मैं कर्सर रखा हूं, ये 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर का भी आता है। अब इसमें आप एंकरिंग किए और आप बाहर जाके निकलते जाएगा, लेकिन जैसे गिरे, झटका लगाए, वही रुक जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप नीचे गिरे वहीं ये रुक जाएगा। सीट बेल्ट कैसा होता है? जितना खींचना है खींचो, लेकिन जैसे झटका पे आप गिरे, सीट बेल्ट वहीं फंस जाता है ना। जस्ट लाइक सीट बेल्ट, मतलब इसको बाहर निकालोगे तो निकलेगा, आराम से निकालो निकलेगा, लेकिन झटका पे गिरे तो यहीं फंस जाएगा। ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? यदि मान लो हम किसी बिल्डिंग के, जैसे स्पेशली जो वेयर हाउस वगैरह बनता है ना, तो उसमें सीट वगैरह इंस्टॉल होता है, तो वहां पे इसका बड़ा रोल हो जाता है। तो इसको हम लोग को पहनना है, और इसको पहन करके मतलब फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे और इसके यहाँ पे एंकरिंग करेंगे। तो आप मूवमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर का है तो 10 मीटर में घूमिए, 15 मीटर का है तो 15 मीटर में घूमिए, मीटर में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप गिरेंगे वैसे वहीं पे रुक जाएगा। तो इसका नाम क्या है? रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल अरेस्टर सिस्टम। समझ में आया? वेट नहीं उठाएगा, ये सिर्फ आदमी का लोड ही लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इसमें एक आदमी एंट्री कर सकता है। यस यस, वेट पे नहीं जाना है, ये सिंगल वेट लेता है। और अभी सवाल सुबह ने सही लाया है कि आदमी जब गिरता है तो उसका वेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाइट से आएगा उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा। सीधा बात है कि 1 मीटर से गिरेगा तो 10 टाइम्स वेट बढ़ेगा। जितना उसका मतलब वेट है वो 9.28 से गुना हो जाएगा ना, उसमें 9.8 से, सॉरी 28 नहीं 8 से, तो ऊपर से आएगा तो लोड बढ़ेगा। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर से गिरा तो उसका नीचे आते आते 20-25 गुना उसका वेट हो जाएगा, और ऊपर से आएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आदमी का वजन कितना? 80 केजी 90 केजी, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। और फुल बॉडी हार्नेस का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होता है? 2250 से 2300 तो बहुत कैपेसिटी है, तो कितना भी झटका देगा तो उतना तो वेट नहीं दे सकता, राइट? और दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, ये तो वायर रोप का है, इसका कैपेसिटी और हेवी रहता है, इसका कैपेसिटी मार्क रहता है, तो कोई 2 टन 2.5 टन 3 टन ऐसा रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है ना, एक में एक ही व्यक्ति एंकरिंग करेगा, तो इसलिए हम लोग को कैपेसिटी पे नहीं जाना होता है। फुल बॉडी हार्नेस एक में एक ही व्यक्ति एंकरिंग करेगा, एक ही पहन सकता है, दो तो पहन भी नहीं पाएगा। और रिट्रैक्टेबल वायर रोप फॉल अरेस्टर में भी एक में एक ही आदमी एंकरिंग करेगा। बाई द वे कुछ गड़बड़ हुआ, इधर उधर हुआ तो 2-3 रहेंगे, 2-3 गिरेंगे, टूट भी जाएगा। इसलिए एक के लिए। क्लियर है ना? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल बॉडी हार्नेस में अब देखिए एक और है, इसका नाम क्या है? कौन बताएगा? फॉल अरेस्टर सिस्टम। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये फॉल अरेस्टर सिस्टम है, ये भी कैसा काम करता है समझिए।
यदि आपको कहीं ऊपर चढ़ना है, ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ नाम जो बोल रहा था, क्या बोलते हैं प्रवीण, उसका जवाब यहाँ पे 100% मिल गया फुल बॉडी हार्नेस। देखो ये फुल बॉडी हार्नेस, पीछे डी रिंग, शॉक ऑब्जर्वर भी लिख दिया यहाँ पे रहता है, और स्नेप हुक, यहाँ पे जो हुक फंसा है इसको स्नेप हुक बोलते हैं। सब जवाब प्रवीण मिल गया ना इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं। तो नोटिस कीजिएगा कि इसमें जब आप ये रोप प्लेट जो है ना, जो मनीला रोप के साथ रहता है या वायर रोप के साथ भी रहता है, जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये ऊपर तो जाएगा आसानी से, लेकिन जैसे आप नीचे गिरेंगे यहीं फंस जाएगा, नीचे नहीं आने देगा। तो वायर रोप के साथ या सॉरी स्पेशली मनीला रोप के साथ रहता है, और इसका नाम है फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम का मतलब क्या है कि यदि आप ऊपर चढ़ेंगे, ज्यादा हाइट है, अत्यधिक ऊंचाई पे आपको चढ़ना है, तो प्रोसीजर क्या कहता है कि फुल बॉडी हार्डनेस को इंक्रीज करते जाइए, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, एक को खोलो लगाओ। तो इससे बढ़िया है कि आप अपने बैक साइड में या सामने के साइड में फुल बॉडी हार्डनेस को वायर क्या बोलते हैं उसको प्रोटेक्शन सिस्टम से अटैच कर लें, और वायर मनीला रोप रहेगा और आप ऊपर जाइए, ये जाएगा, और जैसे नीचे गिरेंगे वहीं पे रुक जाएगा। और वायर रोप के साथ भी अटैच रहता है, ऊपर जाएंगे जाएगा, नीचे गिरेंगे वहीं पे रुक जाएगा। इसका नाम है फॉल अरेस्टर, और फॉल अरेस्टर वायर रोप के साथ भी होता है और मनीला रोप के साथ भी अटैच होता है, राइट। तो इसका काम जल्दी ऊपर चढ़ने के लिए, स्पेशली चिमनी का निर्माण, टावर का निर्माण, इस तरह का कोई निर्माण कार्य है तो वैसे निर्माण कार्य में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये इसका नाम क्या हुआ, फॉल अरेस्टर सिस्टम। तो यदि कोई प्रश्न पूछता है कि फॉल अरेस्टर सिस्टम क्या है, तो जवाब क्या रहेगा कि यदि हमको अधिक ऊंचाई पर काम करना है और बार आना जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फुल बॉडी हार्डनेस को फॉल अरेस्टर सिस्टम के साथ अटैच कर लेते हैं और ऊपर हम जाएंगे। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम ऊपर तो जाएगा, लेकिन जैसे नीचे गिरेंगे वहीं पे हमको अरेस्ट कर देगा, रुका देगा, नीचे नहीं आने देगा, राइट। तो फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल ऊपर की तरफ जाने में किया जाता है। और एक प्रश्न हम पूछते भी इंटरव्यू में आगे और टेस्ट में कि फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल। तो जवाब क्या होता है, हमेशा सीधा, हमेशा ऊपर जाने के लिए फॉल अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इन चीज को आप लोग ध्यान रखिए। फिर आप आगे आइए, ये देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं लाइफलाइन। तो लाइफलाइन लगा दिया और लाइफलाइन में यह व्यक्ति एंकरिंग कर लिया, क्या, फुल बॉडी हार्डनेस, और चल रहा है। और ध्यान रहे जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी जो लाइफलाइन लगेगा तो उसमें आपको किसी कॉम्पिटेंट इंजीनियर या सुपरवाइजर से जांच पड़ताल कराना है। नहीं तो लाइफलाइन जिसमें आप एंकरिंग किए हैं, पता चला गिरे, लाइफलाइन टूट गया, आप नीचे आ गए, ऐसा कार्य नहीं होना है। मतलब अत्यधिक इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफलाइन मतलब क्या है, लाइफलाइन मतलब समझ लो जीवन का लाइफलाइन है। आप यदि गिरे और ये लाइफलाइन फेल मारा तो आप सीधे नीचे चले जाएंगे ना, तो फिर क्या फायदा, यस, आपके